नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से, जहां पर हादसा हुआ है। एक मकान की छत गिर गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 2 लोगों को मलबे से निकालने का काम चल रहा है। रात को सोते वक्त हादसा हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है और जैसे ही पड़ोसियों को हादसे की जानकारी मिली, पड़ोसी यहां पर इकट्ठा हो गए और फिर राहत काम की शुरुआत कर दी गई। प्रशासन को जानकारी दी गई, पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। राहत का काम चल रहा है। मकान की छत गिरी है और इस छत के नीचे 3 लोगों की जान चली गई है। दबने की वजह से 2 लोग बताए जा रहे हैं कि अभी वो जिंदा हैं, उन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुमित, इस वक्त की क्या खबर है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, आपको बताते हैं बेहद दर्दनाक हादसा है जिसमें एक ही परिवार के माँ बाप और 3 बच्चे रात में सो रहे होते हैं। अचानक मकान गिरता है और सभी लोग उसमें दबे हुए होते हैं। लगभग ये 3 बजे से ही उसमें दबे हैं, जिसमें अब तक में 3 बच्चों को निकाल लिया गया, जिसमें एक बेटी है और 2 बेटे हैं। इन दो सभी को निकाल लिया गया है और उसमें से एक बच्चे को तो सुबह ही निकाल लिया गया था, जिसको तुरंत डेड कर दिया गया था। 2 अभी को निकाला गया है, वो भी डेड हो गए हैं और माँ बाप को अभी ढूंढने की कोशिश हो रही है। वो अभी मलबे में दबे हुए हैं। राहत कार्य जारी है तेजी से। यहाँ पे एसपी और डीएम मौके पे हैं। भारी लेबर को लगा करके यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये हादसा जी सुमित, ये बताइए, तस्वीरें दिख रही है, मकान की दीवार तो ठीक है, छत गिर गई है। क्या ये मकान पुराना था, इस वजह से हादसा हुआ? किसी एक कमरे की छत गिरी है या पूरे ही मकान की छत गिर गई? नहीं, एक लगभग 2 कमरे की छत पर जिसपे ये लोग रहते थे उसकी छत थी। हालांकि पूरा जो मकान है वो काफी पुराना है और लगभग सभी लोग उस पर किराए पे रहते हैं, यहाँ पर रह करके काम करते हैं। तो वो मकान गिरा हुआ है और प्रशासन ने अब ये निर्णय भी लिया है कि जितने भी यहाँ पे मकान है इस तरह के पुराने, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही लगभग पुराना मकान है, जर्जर है। जो लकड़ी के मकान, लकड़ी के उसको गाटर कहा जाता था, जो लकड़ी के होते थे पटके के, उस जी, तो दर्दनाक हादसा सुमित। मकान है जी सुमित, तो अब पूरे इलाके में सभी घरों को भी अब प्रशासन जो है देखेगी कि वहां की स्थिति कैसी है। धन्यवाद इस वक्त सुमित पूरी जानकारी देने के लिए। तो 3 बच्चों के साथ एक पति पत्नी इस मकान में किराए पर रहते थे, लेकिन हादसे का शिकार ये परिवार हुआ है। खबर हाथरस से, शराब पीने से 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हायर सेंटर इन्हें रेफर किया गया है। हाथरस गेट इलाके के एक गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब की वजह से ये हादसा हुआ है। 5 लोगों की जान चली गई है। जहरीली शराब पीने के बाद 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन 6 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हाथरस गेट के इलाके का ये एक गांव है जहां पर हादसा हुआ है। ये सुमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, बताइए जरा, 5 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों की स्थिति गंभीर है, क्या खबर आपके पास? में जिस तरह से ये 26 तारीख की रात को गांव में एक कार्यक्रम हुआ था, जहां पूजा अर्चना का कार्यक्रम था, जहां पर बताया जा रहा है कि देसी शराब का इन लोगों द्वारा सेवन किया गया था, जिसके बाद से कल देर रात को इनकी हालत बिगड़ी है। उसके बाद जैसे इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, तब डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। 5 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें की हालत जो है ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। उनका उपचार अभी चल रहा है। सुमित, ये पता चल पाया शराब की सप्लाई कहां से हुई थी, उसके सैंपल इकट्ठा किए गए हैं? देखिए, अभी इस पूरे मामले में जिला प्रशासन पूरे मामले में छानबीन कर रहा है। मृतकों की जो पीएम रिपोर्ट आनी है, उसके आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल गांव में कोहराम जैसी स्थिति मची हुई है। हाथरस के कोतवाली गेट क्षेत्र के नगला पहलाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। जी धन्यवाद सुमित पूरी जानकारी देने के लिए। मुंबई से खबर, जहां पर प्राइम अस्पताल में आग लग गई। देर रात 3 बजे आग लगी है और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में प्राइम हॉस्पिटल है, जहां पर यह हादसा हुआ है। 3 बजे बताया जा रहा, रात के 3 बज रहे थे और उसी वक्त हॉस्पिटल के अंदर आग लगी और इस हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई। इससे पहले ही मुंबई के एक और हॉस्पिटल में आग लगी थी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और अब देखिए, एक बार फिर इसी तरह का हादसा मुंबई के एक अस्पताल में। तो मुंबई से सटे मुंब्रा में यह हॉस्पिटल है, प्राइम अस्पताल नाम है इसका, जहां पर हादसा हुआ है।
आग की वजह का अभी तक साफ साफ पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो आशंका इस वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगने की है। लेकिन हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है और 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। देर रात 3 बजे यह हादसा हुआ है। देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है। संकट की इस घड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को और तेज किया गया है। 1 मई 2021 से देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए पात्र सभी लोग कोविन एप्लीकेशन या फिर आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी। इसी के साथ भीड़ नियंत्रण के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि कोविन पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो coviN.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 साल से ऊपर सभी लोग अब इंजेक्शन ले सकते हैं। इससे पहले अलग अलग चरणों की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी तय की गई थी कि किससे सबसे पहले वैक्सीनेशन देना है। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेट किया गया और उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें वैक्सीनेट किया गया। तीसरे चरण की शुरुआत 1 मई से हो रही है, जिसमें 18 साल से ऊपर सभी लोग पात्र होंगे और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जगह जगह युवाओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ से शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, मऊ से आनंद और बरेली से हरीश के पास भी चले। लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं लखनऊ का। शबाब हमारे साथ है। शबाब, आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी 18 साल से ऊपर लोगों के लिए भी जो वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं और सबको ही लेना चाहिए। किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्साह बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोविड का दौर लखनऊ में बहुत शिद्दत का है, इसलिए जो है लोग थोड़ा सा अभी परहेज़ कर रहे हैं अस्पतालों तक जाने में। लेकिन आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद 1 मई से जब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का काम शुरू होगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बड़ा जिम्मा भी होगा, क्योंकि युवाओं की तादाद पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। 18 से 45 वर्ष की अगर उम्र के युवाओं की बात करें तो कई करोड़ों लोगों को जो है ये टीका लगना होगा। ऐसे में सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन की जो है ज़रूरत को पूरा कर पाना भी बड़ा मुश्किल टास्क होगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। इससे पहले जब 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तब भी हमने एक उत्साह का जो है मामला देखा था, लेकिन उस समय कोविड के मामलों की तादाद कम थी, इसलिए लोग बढ़ चढ़कर जो है अस्पतालों तक पहुंच रहे थे। लेकिन अभी संक्रमण का जो खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों को डर लगता है कि हॉस्पिटल जाएं तो जाएं कैसे। प्रयागराज से सर्वेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, एक तरफ तो वैक्सीनेशन 1 मई से तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी, 18 साल से सभी जो भी ऊपर है वो पात्र होंगे इसके लिए। दूसरी तरफ कोरोना वायरस, इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या रणनीति, किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए और वैक्सीनेट किया जा सके? देखिए, मैंने कहा प्रयागराज उन जिलों में शामिल है यूपी के जहां पर कोरोना के ज्यादा मामले हैं, इसलिए यहां पर जो हमारी युवाओं से बात हुई है वो ये चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीन लगे, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद वो ज्यादा सुरक्षित होकर घरों से बाहर निकल सकते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम हो सकता है और अगर उन्हें खतरा हुआ भी तो उससे उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए युवा भी चाहते हैं कि वो जरूर जो है वैक्सीनेशन कराएं। और आज से जब कोविन पोर्टल पर और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है तो तमाम युवा इस बात को लेकर बेहद उत्साहित है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वैक्सीन लगवाने जाएंगे। लेकिन तमाम युवाओं ने यह भी कहा है कि कुछ लोगों में भ्रम है, भ्रांतियां हैं
वैक्सीन लेकिन लगवाना वो चाहिए। भ्रम इस समय दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और कई रिसर्च रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने कोविड के दोनों डोज लिए हुए हैं उन्हें अगर कोरोना संक्रमित वो हो भी रहे हैं तो कोरोना का असर उनके शरीर पर कम हो रहा है। ऐसे में लोगों को अब इस चीज को लेकर तो गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। आनंद मऊ से हमारे साथ मौजूद है। आनंद, मऊ का हाल बताइए, वहां पर इस वक्त कोरोना स्टेटस क्या है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर किस तरह से काम चल रहा है? चलिए हरीश का रुख कर लेते हैं, बरेली से हमारे साथ मौजूद है। हरीश, वहां के हालात के बारे में बताएं, कोरोना को लेकर भी और प्रशासन के इंतजाम को लेकर भी। देखिए मोनिका, अगर बात बरेली की जाए तो बरेली में भी स्थिति थोड़ी सी डरावनी है। पर डे 1000 से लगभग लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो लगभग 1000 लोग ही पॉजिटिव यहां पर निकले। उसके अलावा अब जिस तरीके से सरकार ने वैक्सीन लगवाने के लिए सिस्टम शुरू कर दिया है, आज से उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कोविन एप्लीकेशन और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर जाकर हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, और उसके बाद अपना आधार कार्ड और फोटो ले जाकर जो है इंजेक्शन लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का काम होगा उसके लिए शहर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि आप अपना टीकाकरण करा सकते हैं। ऐसे पर हर सेंटर पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि भीड़ की स्थिति ना हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है उसको लेकर लोगों में उत्साह है कि जल्द और इसी के लिए ये इंतजाम भी किए गए हैं कि जब रजिस्ट्रेशन कराएं तो अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ही ले, ताकि जो क्लिनिक है वहां पर जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है उन हॉस्पिटल्स में भीड़ न लगे, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन ये भी एक चुनौती होगी कि हर कोई डिजिटल नहीं है, हर कोई ऐप का इस्तेमाल नहीं करता, तो जिन लोगों तक ऐप की पहुंच नहीं है उनका वैक्सीनेशन कैसा होगा, इसे लेकर भी नजर बनी रहेगी हमारी। लेकिन एक अपील न्यूज़ 18 सभी से करता है कि जरूर अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सीन जरूर लें। और अब बात देश भर में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की कर लेते हैं, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है और न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल की व्यवस्था करने की मुहिम में भी जुटा हुआ है, लोगों की जान बचाने की मुहिम में जुटा हुआ है। RIL का हाथ देश के साथ। मौत नहीं, अब जिंदगी की बात। ऑक्सीजन भी, अस्पताल भी। कोरोना की जंग में RIL। जब अपनों का है साथ, फिर डरने की क्या बात। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चल रही दूसरी लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन। तो पहले बात अस्पताल की। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों वाला ICU भी तैयार किया जा रहा है और 15 मई से यहाँ गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। इसके अलावा बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए 100 बेड मुंबई के BKC में स्थित ट्राइडेंट होटल में तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला कोविड अस्पताल भी रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में तैयार किया था। यहाँ 100 बेड के इस अस्पताल में मरीजों की देखरेख फाउंडेशन कर रहा था। इसकी क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। 45 ICU बेड समेत अब यहाँ कुल 125 मरीजों का इलाज रिलायंस फाउंडेशन के जिम्मे होगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना के सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो नए कदम उठाए हैं, उनके बारे में संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, रिलायंस फाउंडेशन हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है और ये हमारा कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम भारत का साथ दें। मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्रदान करके हमारे डॉक्टरों और फ्रंट लाइन स्टाफ ने अपने अथक प्रयासों से अनेकों मरीजों की जान बचाने में मदद की है। सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई शहर में कोविड मरीजों के लिए कुल 875 बिस्तरों का प्रबंधन करेगा। अब बात ऑक्सीजन की।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, हम गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दमन दीव और नगर हवेली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और भी बढ़ाने की कोशिशें जारी है। इस खराब दौर में भारत और मुंबई की मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक भारतीय के रूप में हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। इसके अलावा अगर बात करें इंजेक्शन की, तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन के बिना किसी की जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन ने पिछले साल अन्न सेवा के तहत 5.5 करोड़ लोगों को भोजन करवाया था। ये मुश्किल वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा भोजन देने वाला कार्यक्रम था। अब एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर आगरा में ऑक्सीजन संकट को दूर करने की बड़ी पहल हुई है। आगरा से 2 टैंकर एयरलिफ्ट किए गए हैं। झारखंड से ऑक्सीजन लेकर ये दोनों टैंकर आएंगे। ऑक्सीजन संकट दूर करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस्तेमाल वायुसेना के विमान का हो रहा है। लगातार जो खाली टैंकर है उसे प्रदेश के अलग अलग जिलों से झारखंड तक पहुंचाया जा रहा है। झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर और वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये सप्लाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए हो रही है। इस वक्त अगर हम ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बात करें तो 9 से ज्यादा राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। खासकर झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। एयरलिफ्ट कर खाली टैंकर वहां ले जाए जा रहे हैं और भरा हुआ टैंकर फिर ट्रेन के जरिए जरूरतमंद शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की जब 2 खाली टैंकर आगरा से एयरलिफ्ट किए गए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। असम से बड़ी खबर, जहां गुवाहाटी में जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के जोरदार झटके यहां पर आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 बताई जा रही है। सुबह करीब 7:52 पर भूकंप आया। दीवारों में दरार आप साफ साफ देख रहे हैं। इसे तेज झटका कहा जाएगा। 6.7 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।